हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे रिकेट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का एंड पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स। और कहीं भी आप वाइवा देने, नेक्स्ट एग्ज़ाम देने या पीजी प्रिपरेशन कहीं भी आप जाओगे तो आपको रिकेट्स का सामना करना ही पड़ेगा, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू नो एंड लर्न अबाउट इट, राइट। इसके रेडियोलॉजिकल साइंस, इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसके मेटाबॉलिज्म, इसका पैथोफिजियोलॉजी सब आना चाहिए तुम्हें। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है रिकेट्स की? इट इज जनरलाइज मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय फेलियर और डिलेड मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग बोन। यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय फेलियर और डिलेड मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग बोन। ठीक है, यहाँ पे किसका फेलियर होता है या डिलेड मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग बोन होता है, ठीक। ऑकरिंग इन चिल्ड्रन बिफोर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। यहाँ पे पहले तो बिना मतलब कि बिफोर द फ्यूजन, मतलब कि अभी एपिफाइसिस का फ्यूजन नहीं हुआ है, ये कब ऑकर कर गया? बिफोर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। इन चिल्ड्रन में होता है बिफोर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस, राइट। इटियोलॉजी इसकी क्या होगी रिकेट्स की? तो कैल्सियोपेनिक हो सकती है और हाइपरफॉस्फेटेमिक हो सकती है। दो तरह की इटियोलॉजी होती है। तो कैल्सिनोपेनिक में क्या होगा? इनएबिलिटी टू मेंटेन कैल्शियम। तो इसमें क्या होता है? ये मेंटेन नहीं कर पाता कैल्शियम को। और दूसरी तरह की होती है हाइपरफॉस्फेटेमिक या अल्टर्ड फॉस्फेट के कारण से जो होती है। तो कैल्शियम को जो मेंटेन नहीं कर पा रहा है उसमें दो तरीके के होते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो सकता है, एक नॉन न्यूट्रिशनल हो सकता है, राइट। तो विटामिन डी की जो डिफिशियंसी से हो उसको न्यूट्रिशनल कह सकते हैं, या प्री मैच्योरिटी के कारण से हो सकता है, मैटरनल डिफिशियंसी के कारण से हो सकता है, माल अब्जॉर्प्शन के कारण से हो सकता है। न्यूट्रिशनल मैटरनल डिफिशियंसी, प्री मैच्योरिटी, माल अब्जॉर्प्शन। नॉन न्यूट्रिशनल में क्या हो गया? विटामिन डी डिफिशिएंट या जो भी विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स हो सकता है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंट जो कि डेफिशिएंट कह सकते हो या डिपेंडेंट कह सकते हो, डेफिशिएंट ही बोल दो तो ज़्यादा बेटर है, CIENT, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट्स के कारण से हो सकता है। तो टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में जो तुम्हारा होगा 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी होगी, सोचो उसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या बन रहा है। पिछली बार विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था। 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है? 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी के कारण से 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज क्या कराता है? 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कराता है। अब उसका लेवल जो है कम हो जाएगा। अब विटामिन टाइप 2 में क्या होता है? रिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो जाती है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल की। और इसके साथ क्या एसोसिएट होता है? एलोपेशिया के साथ ये एसोसिएटेड होता है टाइप 2। नॉन न्यूट्रिशनल में न्यूट्रिशनल अलग हो गया, नॉन न्यूट्रिशनल अलग हो गया। पहले तो कैल्सिनोपेनिक में और एक हाइपरफॉस्फेटेमिक में डिवाइड करते हैं। कैल्सिनोपेनिक में एक दो तरीके में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी या नॉन न्यूट्रिशनल में। अभी न्यूट्रिशनल में 4 तरीके के आ गए कि मतलब कि एब्जॉर्प्शन का मतलब कि कम हो गया या मेल एब्जॉर्प्शन हो गया, न्यूट्रिशनल हो गया, मैटरनल डिफिशियंसी हो गई, या तुम्हारा प्री मैच्योरिटी कारण से हो गया। और नॉन न्यूट्रिशनल विटामिन VDDR टाइप 1, VDDR टाइप 2 हो सकता है। अब आते हैं हाइपरफॉस्फेटेमिक रिकेट्स में, जो कि ऑल्टर्ड फॉस्फेट लेवल के कारण से होता है। तो ये विटामिन डी के रेजिस्टेंट होता है, विटामिन डी से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट होता है, ठीक है। हो सकता है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो जाए, ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो जाए, ठीक है ना। और सो आई एम रियली सॉरी फॉर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स होगा, ठीक है ना। तो आई गेस मैंने एक किताब से कॉपी किया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो हाइपरफॉस्फेटेमिक मैंने गलती से लिख दिया होगा। तो ये बेसिकली हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स होता है, राइट। सो आई करेक्टेड माई मिस्टेक, ठीक है ना। तो इसी वीडियो में करेक्ट कर दिया, तो थोड़ा सा देख लेना यार कि हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, इंसान नहीं ध्यान देता है। खैर, विटामिन डी रेजिस्टेंट के कारण से होगा, तो इसलिए मैं आगे जब मैं देखा कि एक्सलेंट नहीं तो हाइपो वाला था, तो फिर मैं ध्यान दिया कि ऊपर तो हाइपर मैंने लिख रखा है, तो मैंने वो ध्यान उसको हटा दिया, ठीक है, करेक्ट कर दिया, ठीक है। विटामिन डी रेजिस्टेंट में बेसिकली क्या होता है? एक्सलेंट हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स होगा और ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स होगा, ठीक है। दो तरह के रिकेट्स होते हैं, एक्सलेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट। हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स विद हाइपरकैल्सियूरिया। अब इसके बाद देखो, ये बेसिकली हेरिडिटरी कॉजेज़ के कारण है। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट एक एक्सलिंग बताया, ठीक है, विद हाइपरकैल्सियूरिया के साथ ये एसोसिएटेड होता है। हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स विद हाइपरकैल्सियूरिया, राइट। और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के कारण से भी ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। ये 3 चीज़ें हैं, देख लेना। ये फिक्स देखो, मेन क्या होता है ना, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स कब होता है? फिक्स जीन की डिफेक्टिव के कारण से होता है। फिक्स जीन जो होता है मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, तो उसके कारण से क्या होता है? कभी कभी रिकेट्स हो जाता है उस चीज़ में, देख लेना उसको, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रिकेट्स के बारे में जान लो। रिकेट्स डेवलप्स इन दो चिल्ड्रन होम
इन होम डाइटरी कैल्शियम डिफिशियंसी सुपर इम्पोज ऑन लो बेसलाइन कैल्शियम विटामिन डी स्टेटस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर तुम्हारी डाइटरी कैल्शियम भी कम हो जाए, ये सुपर इम्पोज कर जाए विटामिन डी की भी डिफिशियंसी से, ठीक है, लो बेसलाइन लेवल ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन डी कम था, अभी तुमने कैल्शियम भी लेना कम कर दिया, तो इससे क्या होता है रिकेट्स डेवलप कर सकता है, ठीक है ना। डाइटरी deficiency of calcium along with the low baseline level which is superimposed on the low baseline level on the vitamin D status, right। एज ऑफ ऑनसेट क्या हो सकता है, बिटवीन 6 months and 2 years, ठीक है, 6 months से 2 years में हो सकता है, एंड प्रेजेंट एज अर्ली एज 3 to 6 months ऑफ एज, और ये प्रेजेंट और भी जल्दी कर सकते हैं 3 to 6 months ऑफ एज पे। क्लिनिकल फीचर डिपेंड ऑन एज एंड सीवियरिटी, कितना एज है, क्या एज है, और उसके हिसाब से क्लिनिकल फीचर डिपेंड करेगा, कितना सीवियरिटी, कितना कम कैल्शियम है, कितना कम विटामिन डी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और एज पे डिपेंड करेगा। न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में हाइपोकैल्सिमिक सीजर्स मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। न्यू बॉर्न सीजर्स में अगर तुम न्यू बॉर्न का देखो एकदम छोटे बच्चे में, तुम उस टाइम पे रिकेट्स तो नहीं जज कर पाओगे, लेकिन वहाँ पे अगर हाइपोकैल्सिमिक सीजर्स आ रहे हैं तो तुम्हें लग जाएगा कि हाँ ये रिकेट्स को का मैनिफेस्टेशन बाद में कर सकता है। लेट इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, लेट इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में कैसे तुम देखोगे, तो इसका जनरलाइज फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना पड़ेगा। जनरल फीचर में क्या है, फेलियर टू थ्राइव, बंदा जैसे लगेगा कि फेलियर टू थ्राइव है, बंदा लग रहा है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लिस्टनेसनेस होगी, ठीक है ना। बाकी प्रोट्यूडिंग एब्डोमिनल मसल, ठीक है ना, तो प्रोट्यूडिंग एब्डोमिन मसल वीकनेस एंड फ्रैक्चर होगा, ठीक है, एब्डोमिन जो है प्रोट्यूड करा हुआ दिखेगा, ठीक है, मसल वीकनेस होगी, ठीक है ना, मसल वीकनेस हो सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। क्या क्या जनरल फीचर दिखेगा, लिस्टनेसनेस दिखेगी, और फेलियर टू थ्राइव दिखेगा, एब्डोमिन डिस्टेंशन दिखेगा, मसल वीकनेस दिखेगी, फ्रैक्चर्स दिखेंगे। हेड में क्या दिखेगा, हेड सॉफ्टनिंग हो जाएगी, तो क्रेनियो टेप्स कह सकते हो उसको, क्रेनियो टेप्स के अलावा वहाँ पे फ्रंटल बॉसिंग दिखेगा, डिलेट फंटानेल क्लोजर होगा, वहाँ पे फंटानेल जो क्लोजर जो एंटीरियर पोस्टीरियर फंटानेल जो कि बंद हो जाने चाहिए थे टाइम पे, वो अभी टाइम पे बंद नहीं होंगे। डिलेट डेंटिशन तुम्हारा डिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या होगा, क्रेनियो टेबीज, ठीक है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ मतलब कि सॉफ्टनिंग होगा, फ्रंटल बॉसिंग हो जाएगा, और उसके अलावा तुम्हारा डिलेट फॉन्टनल क्लोजर होगा, और डिलेट डेंटिशन होगा, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके चेस्ट के बारे में। चेस्ट में एक दो तरीके की चीज़ें तुम देखते हो, एक रैक्टिक रोजरी देखते हो, हैरिसन सर्कस देखते हो, हैरिसन ग्रुप देखते हो, ठीक है। यहाँ पे बताना डेमोन्स्ट्रेट करना तो आसान मतलब कि नहीं, आई गेस मैं डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर पाऊँगा, बट देख लेना इसके पिक्चर, रैक्टिक रोजरी और हैरिसन सर्कस की पिक्चर देखना, तुम्हें लगेगा जैसे बंदा मालनरिश्ड है, लेकिन मालनरिश्ड नहीं है, वो रैक्टिक रोजरी है एक तरीके से। बैक एंड स्पाइन में तुम्हें स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस दिखेगा, ठीक है ना। तो तीन चीज़ें देख सकते हो, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस। तो एक्सट्रीमिटी में क्या देखोगे, एक्सट्रीमिटी में बेसिकली देखते हो एनलार्जमेंट ऑफ रिस्ट एंड एल्कल्स, मतलब कि स्वेलिंग हो जाएगी रिस्ट एंड एल्कल जॉइंट की, बोइंग ऑफ लेग हो जाएगी, बंदा ऐसे मतलब बंदा इस तरीके से उसके लेग्स हो जाएगी, ठीक है ना। बोइंग ऑफ लेग होगी, वेलगस डिफॉर्मिटी और विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी हो जाती है। एक मतलब वेलगस में रहेगा, एक वैरस में रहेगा, या एक वैरस में रहा दूसरा वेलगस में रहेगा, राइट। विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी उसको कहते हैं, ठीक है। मसल वीकनेस हो जाएगी, ऑब्वियसली हाइपोकैल्सिमिक सिम्टम्स में टेटनी, सीजर, स्ट्राइडल, लारिंजिस बात हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली विटामिन डी का थोड़ा मतलब कि कैल्शियम का भी कमी है, विटामिन डी के ऊपर सुपर इम्पोज किया, तभी तो रिकेट्स की मैनिफेस्टेशन आएगी। तो टैनी, पेरिओरल नमनेस, सीजर, स्ट्राइडर, लारिंजिस, स्ट्राइडर्स, स्पाज्म हो सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी मैनिफेस्टेशंस की। तो इसके एक डायग्रामेटिक पिक्चर में मैं दिखा दिया हूँ, देख लो, इसको याद करने में आसानी होगा कि डिलेट क्लोजर ऑफ फॉन्टनेल्स होगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली, और वाइड सूचर्स, यहाँ पे सूचर्स वाइड रहेंगे। क्रेनियो टेबीज का मैनिफेस्टेशन है, डेंटल हाइपोप्लेजिया हो रहा है, समझ में आ रहा है, फ्रंटल बॉसिंग होगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये रैचिटिक रोजरी है, रेड कलर से डिफाइन किया है, हैरिसन सर्कस है, कभी कभी यहाँ पे पेक्टस कैरिनेटम भी शो करता है। यहाँ पे देखो जो एंकल और एंकल जॉइंट और ब्रिस्ट जॉइंट का जो है स्वेलिंग हो जाएगा, और बोइंग ऑफ लेग्स हो जाएगी, ठीक है ना, बोइंग ऑफ लेग्स दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस में अगर रेडियोलॉजी की मैं बात करूँ तो कपिंग, फ्रेइंग और स्प्लेइंग देखने को मिलता है, तो यही चीज़ है, देख लेना यहाँ पे कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ब्रेस्ट में अगर तुम देखो हमेशा अगर रिकेट्स का एग्जामिनेशन कर रहे हो तो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में ही करना है अपन ने, क्योंकि वो बेस्ट दिखाता है रेडियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रिकेट्स, यहाँ पे बेस्ट चेंजेस दिखाता है, बेस्ट शोज द रेडियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रिकेट्स। यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू जो है बेस्ट चेंजेस, बेस्ट मतलब व्यू होता है रेडियोलॉजिकल चेंजेस देखने के लिए रिकेट्स के लिए। डिक्रीज कैल्सिफिकेशन, थिकनिंग ऑफ द गोड प्लेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन जब डिक्रीज रहेगी तो क्या होगा, थिकनिंग ग्रोथ प्लेट का हो जाएगा, क्योंकि कैल्सिफिकेशन कम हो गया तो ग्रोथ प्लेट जो है थिकन हो जाएगी, ठीक है ना। और फ्रेइंग, फ्लेइंग, कपिंग, ठीक है, तो ये फ्रेइंग, फ्लेयरिंग,
कपिंग जो होगा तुम्हारे एपिफाइसिस का दिखेगा, मतलब एपिफाइसिस ऐसे मतलब एक तरीके से धसी हुई दिखेगी तुम्हें, ठीक है। फ्लेइंग, फ्लेइंग, कपिंग और एपिफाइसिस, कपिंग हो जाएगी एपिफाइसिस, फ्लेइंग, फ्लेइंग और कपिंग, ठीक है। फ्लेयरिंग और कपिंग, फ्लेइंग, फ्लेयरिंग, कपिंग, ठीक है। फ्लेयरिंग याद रखना। ऑकर्स एट योर मेटाफाइसिस लॉस ऑफ शॉक बॉर्डर, तो ये मेटाफाइसिस पे होता है बेसिकली। जो फ्रेइंग होता है वो मेटाफाइसिस पे होता है, जो कपिंग होता है एपिफाइसिस पे होता है, राइट। फ्रेइंग जो है मेटाफाइसिस पे होगा और यहाँ पे लॉस ऑफ शॉक बॉर्डर, बेसिकली फ्रेइंग में शार्प बॉर्डर का लॉस हो जाता है, राइट, मेटाफाइसिस पे होता है। पोस्ट ट्रेबिकुलेशन ऑफ डायफाइसिस जनरलाइज रेयर फ्रैक्शन, तो डायफाइसिस पे तुम्हें ट्रेबिकुलेशन दिखेंगे और जनरलाइज रेयर फ्रैक्शन के साथ वो प्रेजेंट करेंगे। ट्रेबिकुलेशन इन डायफाइसिस एंड ट्रेबिकुलेशन एंड डायफाइसिस और जनरलाइज रेयर फ्रैक्शन तुम्हें वहाँ दिखेगा। और देखो और क्या क्या होता है, वाइटिंग ऑफ सूचर्स ऑफ स्कल एंड एपिफाइसिस, सूचर्स ऑफ स्कल और एपिफाइसिस जो है वाइडन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सूचर्स और एपिफाइसिस कहाँ के वाइडन हो जाएंगे, तुम्हारे स्कल के, और एपिफाइसिस के सूचर्स में वाइडन हो जाएंगे, वाइडनिंग हो जाएगी एपिफाइसिस की और सूचर्स ऑफ स्कल की, राइट। पेरियोस्टल रिएक्शंस हो गए कुछ कुछ, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑब्वियसली पेरियोस्टल रिएक्शंस में जाएगा। बो लेग्स की बोइंग दिखेगी, नॉक नी उसको कहते हैं। नॉक नी के अलावा ट्राई रेडिएट पेल्विस दिखेगा, स्कोलियोसिस दिखेगा। पेल्विस जैसा रहेगा मतलब कि ट्राई रेडिएट हो जाएगा, ट्राई रेडिएटेड पेल्विस उसको कहते हैं, उसको स्कोलियोसिस देख के मिल जाएगा यहाँ पे। ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रॉस रेजिमेंट देते हैं, ठीक है। पुश रेजिमेंट कहते हैं, स्ट्रॉस टू पुश, राइट। पुश रेजिमेंट देते हैं तो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट सिंगल डोज देते हैं अपन, 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे सिंगल डोज ओरल और IM, और ओरल कैल्शियम 50 से 75 मिलीग्राम पर kg पर डे देते हैं फॉर 3 to 6 मंथ्स। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं हम लोग सिंगल डोज में, और इसके अलावा 50 से 75 मिलीग्राम पर kg पर डे अपन कैल्शियम देते हैं, ठीक है, ओरल कैल्शियम देते हैं। ओरल और IM इसको विटामिन D को देंगे, विटामिन D, और ये कैल्शियम को ऐसे दे सकते हैं। कंटिन्यू 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D एंड कैल्शियम 500 मिलीग्राम पर डे, इसको कंटिन्यू भी करना है, मतलब कि 400 इंटरनेशनल यूनिट कंटिन्यू करना है, 500 मिलीग्राम कैल्शियम कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, मिलीग्राम पर डे। अल्टरनेटिव रेजिमेंट जानना चाहो जान लो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मत ही जानो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अल्टरनेटिव रेजिमेंट। तुम ठीक है देख लो कि डेली विटामिन D ओरल दे सकते हैं, IM 1000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे फॉर 4 to 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स के लिए इसको देना है 1000 से 5000 पर डे इंटरनेशनल यूनिट IM और ओरल, और कैल्शियम सप्लीमेंट वही रहेगा 50 से 75 मिलीग्राम पर kg पर डे फॉर 3 to 6 मंथ्स। 3 to 6 मंथ्स में उतना देना, कंटिन्यू देखो ऊपर वाले रेजिमेंट को कंटिन्यू करना है, स्ट्रॉस वाले को, मतलब कि उसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D प्लस 500 मिलीग्राम कैल्शियम देना ही देना है उस टाइम पर। रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कैसे डिटरमाइन करोगे कि इसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक बार देख लो यार कि नोट्स कहीं से छूटे उटे ना हो, ठीक है ना, देख लो, ठीक। देखो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कैसे करोगे, पेशेंट्स विद विटामिन D डेफिशिएंट रिकेट्स शो एविडेंस ऑफ रेडियोलॉजिकल हीलिंग विद इन 4 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगर 4 तुमने ट्रीटमेंट मतलब चालू कर दिया, 4 हफ्ते में तुम्हें रेडियोलॉजिकल हीलिंग दिखने लगेगी। बायोकेमिकल इंप्रूवमेंट प्रीसीड्स रेडियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, पहले बायोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी फिर रेडियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी। कैल्शियम फॉस्फेट एंड PTH कॉन्सेंट्रेशन शुड नॉर्मलाइज बीन 1 to 3 वीक्स। कैल्शियम फॉस्फेट और PTH लेवल जो है ये हमारे 1 से 3 हफ्ते बाद वो करेक्ट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी कुछ रिकेट्स के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो, अगले बाय।